नमस्कार, मैं दीपा किरण कक्कड़। लोक लाइफ के लोक संवाद में आज हम आपका स्वागत करते हैं। आज के सेशन में हम विशाल विनोद जवाहरानी इनके साथ में हम मुलाकात लेंगे। आज हम इन्हें जानेंगे, इन्होंने अपनी लाइफ में अब तक के क्या अचीवमेंट्स लिए हैं। थैंक यू। बड़ा ही आनंद हो रहा है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बड़े ही गर्व की फीलिंग आ रही है कि मैं आपके साथ इस बड़े मंच पर बैठा हूँ और अपनी स्टोरी शेयर कर सकता हूँ। जलगांव जैसे हीट सिटी में से एकदम से आइस हॉकी का आइडिया आपके जहन में कैसे आया? काफ़ी पुरानी बात है। जब मैं करीब 3 साल का था, मेरी दादी माँ का शुरू से ही मानना है कि हमें जितना बिज़ी रहना चाहिए और जितना बिज़ी रह सकते हैं उतना बिज़ी रहना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ते रहें। तो शुरू में ही जब मैं 3 साल का था तो दादी माँ ने मुझे रोलर स्केटिंग से शुरुआत करवाई। दादी माँ खुद मेरे स्केट्स पहनाती थी और मुझे ले जाती थी रिंक पर मेरे कोच विशाल मोरे सर के पास मुझे स्केटिंग सिखवाने के लिए। तो दिन में 2 बार 2 घंटे मुझे बस रोलर स्केटिंग करवाते थे। मुझे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आ गया शुरू से ही और धीरे धीरे मैं रोलर स्केटिंग चैम्पियनशिप्स में बढ़ता गया। और जैसे मैं चैम्पियनशिप्स में जाता गया मुझे मेडल्स आते गए। काफ़ी टाइम तक, काफ़ी मेहनत से, काफ़ी कंटिन्यूस एफर्ट के साथ मुझे मेडल्स आते गए। तो मुझे रोलर स्केटिंग में एक अलग ही इंटरेस्ट पड़ता गया, जो भी काफ़ी यूनिक है आज जलगांव जैसे शहर में या महाराष्ट्र जैसे स्टेट में या इंडिया जैसे कंट्री में, जहाँ सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन में थोड़ा इंटरेस्ट है। रोलर स्केटिंग का काफ़ी छोटा सा पोर्शन है जो लोगों को इंटरेस्ट जागता है, उसमें मुझे इंटरेस्ट जाग गया और फिर धीरे धीरे मैं मेडल्स जीता गया और धीरे धीरे स्पीड स्केटिंग से इनलाइन हॉकी की तरफ बढ़ता गया। और जैसे मैं इनलाइन हॉकी की तरफ बढ़ता गया, 15 साल की उम्र में मुझे मेरे चाचा जी मिस्टर राजेश जवाहरानी, उन्होंने मुझे काफ़ी इनकरेज किया कि मैं रोटरी के इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज के प्रोग्राम से अमेरिका जाऊँ, यूएस जाऊँ। केवल 15-16 साल का था जब मैं अमेरिका गया। वहाँ पर मेरे फैमिली में सभी की काफ़ी इच्छा थी कि मैं नए नए एक्सपीरियंसेस में खुद को इन्वॉल्व करूँ, खुद को नई नई चीज़ें सिखाऊँ, खुद को नई नई लोगों से मिलूँ। रोटरी यूथ एक्सचेंज का यही तो पॉइंट है, उसे इसी की वजह से तो टर्निंग पॉइंट कहते हैं लाइफ का, यू टर्न कहते हैं। तो किसी ने कुछ इमेजिन भी नहीं किया था, पर मैं लकीली एक आइस हॉकी गेम में पहुंच गया क्योंकि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था, काफ़ी मैं बात कर रहा था। तो एक आइस हॉकी के प्रोफेशनल गेम में पहुंच गया जहां 20,000 फैंस स्टेडियम में बैठे हैं और आइस पर केवल 12 लोग खेल रहे हैं। तो वो देख के मेरे दिल में ऐसे एक अलग भाव जागा स्पोर्ट के लिए और मुझे लगा कि क्या मैं 20,000 लोगों में से ये 12 लोग में पहुंच सकता हूँ, क्यों ना ट्राई करें। फिर मैं मेरी हाई स्कूल टीम में, जो बहुत छोटी सी टीम थी अमेरिका में ही, वहीं पे हाई स्कूल टीम में मैंने पार्टिसिपेट करने की कोशिश की और काफ़ी टाइम, पूरा साल भर सीखने के बाद मुझे बहुत छोटा सा रोल करने मिला मेरे आइस हॉकी स्कूल टीम में। और सभी स्टूडेंट्स जो मेरे आसपास थे उनके लिए तो काफ़ी नॉर्मल बात थी क्योंकि वो स्कूल टीम थी, पर मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट का शुरुआत था, मेरे लिए एक सपने का शुरुआत था। तो मेरे लिए काफ़ी बड़ा मोमेंट था वो, जो जहाँ से सारी शुरुआत हुई। वहाँ पर मैंने आइस हॉकी सीखा, आइस हॉकी स्कूल टीम में खेला और फिर मैं वापस इंडिया आना पड़ा, वापस 1 साल के एंड के बाद। उस टाइम पे नहीं समझ में आ रहा था पर कि मेरी लाइफ में इतना चेंज हो जाएगा, पर धीरे धीरे जैसे डॉट्स जुड़ते गए आज हम यहाँ हैं। मैं इंडिया टीम के लिए भी खेल चुका हूँ और इंडिया का एम्बेसडर बन चुका हूँ आइस हॉकी के लिए। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। पर स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए मैं जब इंडिया आ गया तो मुझे पता चला कि अब तो मुझे डर लगने लगा कि मैं अब आइस हॉकी नहीं खेल पाऊंगा। फिर मुझे धीरे धीरे थोड़े मेहनत के बाद मुझे पता चला कि इंडिया में भी आइस हॉकी है और इंडिया की भी आइस हॉकी टीम है। फिर धीरे धीरे सारी मेहनत करने के बाद, सारे प्रोसीजर्स करने के बाद मुझे काफ़ी मुश्किल से इंडिया टीम के ट्राई आउट्स के लिए एंट्री मिली, दिल्ली में जो हो रहे थे आइस स्केट में गुड़गांव में। वहाँ पर सभी लोगों का परफॉर्मेंस देख, कुछ करीब 60 to 70 प्लेयर्स आए थे
और टीम बनने वाली थी 20 लोगों की। ऑब्वियसली जब ऐसे मोमेंट पे टीम इंडिया सेलेक्ट हो रही है, प्रेशर इज ऑन द हाई। प्रेशर इतना है कि आपको नहीं पता कि अगले मोमेंट में क्या होगा, आपको बस अपना बेस्ट देना है। पर थैंकफुली मैं इंडिया टीम में सेलेक्ट हो गया। तब फिर इंडिया टीम के साथ 1.5 महीने, करीब 1.5 और 2 महीने के ट्रेनिंग के बाद मुझे पता चला कि अब कैप्टन्स अनाउंस होने वाले हैं टीम के। और थैंकफुली सारी मेहनत के बाद मुझे आई वाज वन ऑफ द कैप्टन्स ऑफ द इंडियन जूनियर टीम दैट वाज टू प्ले इन मलेशिया दैट ईयर। तो थैंक यू। तो इसी प्रकार बस शुरुआत की हमने रोलर स्केटिंग से, जो छोटे रिंक में जलगांव से शहर में छोटा सा एक इंटरेस्ट बन गया। उसके बाद हम अमेरिका गए, अमेरिका में काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट बन गया एक अलग ही स्पोर्ट के लिए। वापस आया तो यू टर्न लेके बिल्कुल आइस हॉकी की तरफ बढ़ गया। और वापस आने के बाद बस एक ही गोल था कि हमें रुकना नहीं है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। नॉर्मल प्लेयर से जब वाइस कैप्टन बन चुके हो, आप कैसे फील कर रहे हो? जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी लोगों के लिए बस एक छोटी सी फीलिंग होगी कि एक अमेरिकन हाई स्कूल टीम में खेलना, पर मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था। क्योंकि आप एक नई जगह पर जाते हैं, बिल्कुल नई चीज़ में आप कोशिश करते हैं और आपको इतना बड़ा दर्जा मिल जाता है, तो आपको ऐसा लगता है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो एक ऑनरफुल मोमेंट था मेरे लिए, बहुत ऑनर्ड मुझे फील हो रहा था और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मोमेंट था। तो काफ़ी अलग अलग मिक्स्ड इमोशंस थे कि मतलब थोड़ा प्रेशर भी है, थोड़ा खुशी भी हो रही है, काफ़ी खुशी हो रही है अंदर से कि इतने बड़े पोजीशन पे आप हैं, और काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि आप इतने बड़े मोमेंट में आप घुस गए हैं और शुरुआत आपने इतने छोटे से की है। तो बस वही फीलिंग आगे कंटिन्यू होते होते टीम इंडिया की तरफ बढ़ती गई और आज देयर इज नथिंग बट प्राइड एंड देयर इज नथिंग बट ग्रेटफुलनेस एंड देयर इज नथिंग बट ह्यूमिलिटी, जो मैं इतने बड़े पोजीशन पर हूँ और सारे देश को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और सारी मेहनत मेरी फल आ रही है। Congratulations once again and very very proud of you. Thank you. And a guy from Jalgaon, like a small town, it's a very very big thing for us. आपने किन किन challenges को face किया जब आप इस process से पास कर रहे थे? जैसे कि मैंने बताया, शुरुआत हमने 3 साल की उम्र से की थी और छोटे स्टेप्स लेके हमने काफ़ी आगे बढ़ते गए और आज अभी भी काफ़ी रास्ता चलना बाकी है। पर बीच में हमें ऑब्वियसली चैलेंजेस सभी को आते हैं और चैलेंजेस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। तो चैलेंजेस तो काफ़ी थे कि जलगांव जैसे छोटे शहर में, गर्म शहर में रहकर मैं आइस हॉकी से, जो ठंडा स्पॉट है, जो विंटर स्पॉट है, -10 डिग्रीज और -15 डिग्रीज में हम खेलते हैं, उस स्पॉट से कैसे आप कनेक्टेड रहें, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। एक छोटा और चैलेंज ये भी था कि हम स्कूल से जब हम बड़े हो रहे थे तो स्कूल में हम स्कूल जा रहे थे और स्कूल के एक हिस्सा थे, स्कूल के स्टूडेंट भी थे। तो बीइंग अ स्टूडेंट एंड बीइंग एन एथलीट, ये हम दोनों कैसे पेयर करें, दैट वाज आल्सो अ बिग चैलेंज। बट थैंकफुली मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली एंड ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द स्कूल स्टाफ, एवरीबडी अराउंड मी वाज सो सपोर्टिव। ऐसा लगा कि बस हम गार्डन में से निकलते गुजर गए। इंग्लिश में कहावत है वॉक इन द पार्क, मतलब हम गार्डन में चलते गुजर गए और इतने दूर आ गए हमें पता भी नहीं चला। जो आपके फैमिली से और जो आपके आसपास एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से जो आपको सपोर्ट मिलता है, दैट्स अ रियली बिग मैसेज। अगर बच्चे को किसी XYZ स्पोर्ट में जाना है या XYZ करियर सेलेक्ट करना है, तो अगर पेरेंट्स, स्कूल और फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा तो कोई भी बच्चा वो चीज़ अचीव इजीली कर सकता है। विशाल इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी ideal example for it, and Jawharani family is one of the very ideal example for it, we can say that. एक छोटा सा लाइन ऐड करना चाहूँगा कि मुझे बहुत फॉर्चुनेट फील होता है, बहुत लकी फील होता है कि मैं जवाहरानी फैमिली का एक काफ़ी छोटा हिस्सा हूँ, पर जवाहरानी फैमिली का हूँ। इस फैमिली ने ही मुझे जो भी दिया है, काफ़ी चैलेंजेस आए ऑफ कोर्स फैमिली में,
हर फैमिली में चैलेंजेस होते हैं। काफ़ी समय ऐसे भी थे जब मुझे बाहर जाना होता था, मुझे टूर्नामेंट्स के लिए, चैम्पियनशिप्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए मुझे बाहर रहना पड़ता था काफ़ी महीने तक भी। मेरी फैमिली ऑफ कोर्स मेरे पीछे फील करती थी कि ओ अगर विशाल होता तो ये काम आसान हो जाता, पर मुझे आज तक एक बार भी किसी ने नहीं कहा कि विशाल तुम चले गए, हमारा काम रुक गया, हमारा काम मुश्किल हो गया। जिस तरीके से मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया, बिना मुझे बताए सारी शंकाओं को पार किया और मुझे बस सपोर्ट करते गए, वो बहुत मेरे लाइफ का सबसे 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 बड़ा पुश था मेरे लाइफ में, सबसे बड़ा एडवांटेज था मेरे लाइफ में। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरी सारी फैमिली को। ऑफ कोर्स आप फैमिली को कितना भी थैंक यू बोले तो आप उनको पे बैक नहीं कर सकते हैं, पर जस्ट अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मैं दिखाना चाहूँगा मेरी फैमिली की ओर कि जो मैं हूँ आज, अगर उनके सपोर्ट ना होता तो आज शायद मैं ना हो पाता। What milestones you have gone through your journey? Can we just know about it? Sure, milestones are a part of every journey and मैंने मेरी जर्नी 3 साल के उम्र में शुरू की थी, तो काफ़ी सारे माइलस्टोन्स के क्रॉस करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। पहले जब मैं 3 साल का था तो मेरा सबसे पहला माइलस्टोन था, शायद मुझे तब समझ भी नहीं होगी, पर मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि जब मैं 3 साल का था और मैंने स्केट्स पहने पहली बार, तो मैं खड़े भी नहीं रह पा रहा था, पर कोच की हेल्प से, मेरी दादी माँ भी वहीं पर थी मेरा हाथ पकड़ के, इतना मुझे याद है, उनकी मदद से मैं बस स्केट्स पे चलने लगा, एक बड़ा माइलस्टोन। उसके बाद जब मैं स्केट पर खुद ही थोड़ा सा गिरते पड़ते चलने लगा अपने आप बिना सपोर्ट के, दैट वाज अ बिग माइलस्टोन। उसके बाद मैंने जब बिगिनर स्केट से इनलाइन स्केट पर स्विच किया, इनलाइन स्केट में एक काफ़ी खासियत है, सारे व्हील्स जो हैं 4 चक्के एक लाइन में होते हैं, तो वो कार की तरह 2 और 2 नहीं होते हैं, 4 एक लाइन में होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना मुश्किल होता होगा, और व्हील्स घूमते रहते हैं तो आप हमेशा मोशन में रहते हैं। तो जब मेरी पहली रोल थी, जिसे हम फ्लाइट भी बोल सकते हैं, ऐसा लग रहा था बस मैं उड़ रहा था। 3, 3.5 और 4 साल की उम्र में अगर मैं उड़ने की फीलिंग आ रही है, दैट्स अ माइलस्टोन। उसके बाद धीरे धीरे जब हम उड़ते उड़ते रेसिंग करने लगे और हमारा पहला मेडल मिला मुझे, जो एक गोल्ड मेडल था एक डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप में, छोटा सा चैंपियनशिप, बस जलगांव डिस्ट्रिक्ट में करीब 300 से 400 प्लेयर्स होंगे हर एज कैटेगरी में, और उसमें एक छोटा सा बच्चा विशाल जवाहरानी एक गोल्ड मेडल लेके आता है। कितनी बड़ी खुशी की बात थी मेरे लिए। धीरे धीरे ऐसे चैंपियनशिप्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर डिवीजन लेवल, फिर आगे स्टेट लेवल, फिर आगे नेशनल लेवल में मुझे पहुंचने के लिए काफ़ी साल लग गए। मेरा पहला नेशनल चैंपियनशिप मैंने खेला जब मैं 9 साल का था, वो भी काफ़ी एवरेज प्लेयर के लिए काफ़ी यंग एज पे मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला, और उसमें भी मुझे कैप्टनसी पोजीशन मिली, जो मेरे लिए काफ़ी बड़ा माइलस्टोन था। ऑब्वियसली अगर आप 9 साल की उम्र में एक स्टेट टीम महाराष्ट्र के कैप्टन बनते हैं, तो उसके साथ आती है काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं आशा करता हूँ कि मैंने अच्छे से निभाया। पर जहाँ तक मैं आज पहुँचा हूँ, मुझे लगता है कि इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वेल आई टुक केयर ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंटिन्यूइंग, वहाँ से आगे कंटिन्यू करते करते ही मेरा पहला नेशनल, फिर मेरा दूसरा नेशनल, फिर तीसरा नेशनल, धीरे धीरे करते मुझे इंडिया टीम में सारे लोग जानने लगे, इंडिया फेडरेशन में मुझे सारे लोग जानने लगे। धीरे धीरे मेरी चर्चा होती रही कि विशाल जवाहरानी अगर हमारी टीम में खेल ले तो क्या बात है। बस वही जर्नी पे चलते चलते हम निकल गए अमेरिका के लिए, और जिस साल मैं अमेरिका था, बड़ी छोटी सी फनी सी बात है, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए भी। जब मैं अमेरिका था तो मेरे फैमिली को और मुझे पता नहीं कितने प्लेयर्स ने और कितने कोचेस ने मैसेज किया होगा या फ़ोन करके बताया होगा कि सर हमने विशाल को बहुत मिस किया, काश विशाल होते इस टूर्नामेंट में तो शायद हम वो एक गोल एक्स्ट्रा मार लेते और शायद हम जीत जाते। तो वो एक बड़ा माइलस्टोन था और एक बड़ी खुशी की बात थी जब मैं मेरे घर से, मेरे देश से, मेरी टीम से इतनी दूर, जहाँ मैं कहीं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वहाँ पर मेरी याद आ रही है, वहाँ पर मेरी लोग चाह रहे हैं कि अगर मैं उनकी टीम से खेल रहा होता। Great achievement. That was a different level of happiness, a different level of satisfaction. आपको
जब आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो रहा है आगे बढ़ने में, ये मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ या नहीं, जब आपको ऐसी फीलिंग्स आती है तो ये जो छोटी बातें होती हैं ये याद आती हैं और लगता है हाँ नहीं, आप सही रास्ते पर हैं, आप इसी रास्ते पर मेहनत करते रहिए और आप सक्सेसफुल होते रहेंगे बिल्कुल। तो वो एक बड़ा माइलस्टोन था। उसके बाद अमेरिका में जो हुआ मैंने आपको बताया, एक 20,000 लोग जहाँ फैंस थे एक स्टेडियम में, उनमें से मैं एक छोटा सा हिस्सा था, मैं बस एक 20,000 में एक छोटा हिस्सा। वहाँ से जब मैंने मेरा आइस हॉकी में जर्नी स्टार्ट किया, उसके बाद मैं आज उन 12 प्लेयर्स में हूँ जिन्हें हज़ारों लोग देखने आते हैं। वो एक बड़ा माइलस्टोन है मेरी लाइफ में, एंड दैट फीलिंग इज़ इनकम्पेरेबल। मैं ये फीलिंग कंपेयर नहीं कर सकता हूँ कोई और फीलिंग से, क्योंकि ऐसा लगता है जब मुझे वो 20,000 लोगों में से एक जो था विशाल जवारानी, उसकी याद आती है कि आज उन्हें कैसा फील हो रहा होगा मुझे देखकर, मुझे जो 12 प्लेयर्स में से एक है उन्हें देखकर। वो एक बड़ा माइलस्टोन है मेरी लाइफ में जो मैं अचीव कर पाया हूँ। बस आगे इसी जर्नी पे चलते रहना है, इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करते रहना है। आज मैं इंडिया टीम का वाइस कैप्टन हूँ, आगे भी बस मेरी यही आशा है कि मैं आगे मेरा बेस्ट करते रहूँ इंडिया टीम के लिए, भले कैप्टन या एज अ प्लेयर, एज अ मैनेजर, एज अ कोच, एज एन एम्बेसडर। मुझे पता है कि मैं इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करने की ताकत रखता हूँ और मुझे बस इसी ताकत को देख के मुझे मेरा बेस्ट देते रहना है, आगे करते रहना है और इंडिया टीम को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते रहना है। वी रियली लुक फॉरवर्ड टू यू, और आप इस गेम को बहुत आगे तक लेके जाएंगे, इस गेम को आगे इंडिया में रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम ये जानना चाहेंगे, इंडिया में बहुत लिमिटेड जगहों पे आइस है, तो इसको हम आगे कैसे फॉरवर्ड बढ़ा सकते हैं? आपने सही कहा, इंडिया में काफ़ी कम जगह पर आइस है क्योंकि इंडिया के टेम्परेचर्स ऐसे हैं, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो दूसरी स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है। इंडिया के टेम्परेचर्स को ध्यान में रखते हुए और ऑब्वियसली बाकी पूरे दुनिया में हर जगह टेम्परेचर्स ठंडे हो ऐसी बात सही नहीं है। हर जगह गर्मी है, थोड़ी ठंडी है, थोड़ी बारिश है, थोड़ा स्नो है, थोड़ी धूप है, जैसे कि इंडिया में भी है। इतने ब्यूटीफुल से देश में हम अगर छोटे छोटे जगह पर या काफ़ी जगह पर अगर हम आर्टिफिशियल रिंग्स बनाने की कोशिश करें, जो कि आर्टिफिशियल सिंथेटिक आइस होती है, आप पानी डालते हैं, नीचे फ्रीजर्स होते हैं, पानी फ्रीज हो जाता है, आपका आइस रिंग तैयार हो जाता है, आप उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि ये काफ़ी महंगे होते हैं बनाने के लिए और मेंटेन करने के लिए भी, पर एक देहरादून में बना था जहाँ पर एक एशिया लेवल का चैंपियनशिप भी हुआ था, जहाँ इंडिया ने पहली जीत हासिल की थी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। ऐसी एक छोटी रिंग दिल्ली में भी है। ऐसे नेचुरल रिंग्स काफ़ी सारे लेह लद्दाख में हैं, हिमाचल में हैं, जो हिमालयन बेल्ट है, इंडिया का नॉर्दर्न बेल्ट है, वहाँ पर सारे नेचुरली फ्रोजन रिंग्स हैं। पर इंडिया ने 100% इनिशिएटिव लिया है कि देहरादून में एक रिंग बनाने का, जो काफ़ी साल पहले था, जहाँ पर मैंने बताया एशियन चैंपियनशिप भी हुआ था। एक दिल्ली में भी एक छोटा रिंग है। ऐसे अगर हम छोटे छोटे रिंग्स या थोड़े थोड़े आइस सर्फेसिस अगर हम फ्रीज करने की कोशिश करें, आर्टिफिशियल सिंथेटिक आइस फ्रीज करने की कोशिश करें, तो हम शायद गेम को आगे बढ़ा सकते हैं। और यस, और मैं ऐसे मानता हूँ कि मेरे जैसे प्लेयर्स और जैसी इंडिया की आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो फेडरेशन है, नेशनल फेडरेशन, और मेरे काफ़ी सारे टीममेट्स और मेरे काफ़ी सारे कोचेस, अगर हम मिलकर एक एफर्ट लगाएं कि हम आइस हॉकी को बढ़ाने की कोशिश करें, मैं ही मानता हूं कि हम आइस हॉकी को इंडिया का एक बेहतरीन स्पोर्ट बना सकते हैं। और जिन्हें इस स्पोर्ट को एक्सपोजर मिल चुका है, सिर्फ देखने में भी या खेलने में भी, उन्हें पता है कि ये स्पोर्ट कितना बेहतरीन है। और ये बस एक समय की बात है, थोड़े से टाइम की बात है, जब तक सारे देश को पता चले कि ये स्पोर्ट कितना बेहतरीन है। तो होपफुली हम सारे देश को दिखा सकते हैं, सारे देश को फील करवा सकते हैं कि ये स्पोर्ट कितना ब्यूटीफुल है और कितना हम आगे इसे ले जा सकते हैं। यूनिक है। एब्सोल्युटली। जैसे आपने बताया हम ये सब कर सकते हैं। अभी इसमें आप हमें ये बताइए कि आपने एज वाइस कैप्टन रिप्रेजेंटिंग इंडिया, आपने पर्सनली क्या एफर्ट्स डाले हैं? मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ आइस हॉकी को काफ़ी अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने में, खेलने में,
फील करने में और मैनेज करने में। मैं जैसे ही छोटा था, आइस हॉकी इंडिया को मुझे रिप्रेजेंट करने का चांस मिला एट 17 ईयर्स ऑफ एज। तो एज अ प्लेयर मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला, एज अ कोच मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला, क्योंकि आइस हॉकी इंडिया में इतना कम है कि कोचेस की कमी है। तो जो इंडिया टीम में जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जो थोड़े से टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं, उन्हें एनकरेज किया जाता है कि आप वॉलंटियर करें। और मैं बस, मेरी कोचिंग जर्नी वहीं से शुरू हो गई। मैंने बस वॉलंटियर किया था कि आइस हॉकी हम इंडिया में कैसे सिखा सकते हैं। तो एज अ वॉलंटियर कोच आई स्टार्टेड माई कोचिंग जर्नी। फिर धीरे धीरे मुझे मैनेजमेंट में इंटरेस्ट आ गया कि हम प्लेयर्स के लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज कर सकते हैं, प्लेयर्स कहाँ रहेंगे, प्लेयर्स जब टूर्नामेंट्स के लिए ट्रैवल करेंगे तो किस तरीके से हम मोस्ट एफिशिएंटली उन्हें ट्रैवल करवा सकते हैं, उन्हें होटल्स में रुका सकते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी खाना खिला सकते हैं, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान दे सकते हैं। तो प्लेयर मैनेजमेंट में, टीम मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजिंग में उसका मुझे एक्सपोजर आ गया। इसी जर्नी को कंटिन्यू करते 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 मैं रिसेंटली कनाडा पहुंच गया एट सेंट एंड्रूज कॉलेज, जिनका मैंने जर्सी भी पहना है। इट्स अ वेरी ऑनर्ड मोमेंट दैट आई फील। सेंट एंड्रूज कॉलेज ये कनाडा का नंबर 1 प्रेप स्कूल है, जहां प्लेयर्स को प्रोफेशनल करियर पे जाने के लिए ट्रेन किया जाता है, एनकरेज किया जाता है विद द अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग दैट दे गिव। और इन कोचेस के बीच में, इन प्लेयर्स के बीच में मैं पहला इंडियन हूँ जो पहुंच पाया है। Fantastic. और जो देख पाया है, जो एक्सपीरियंस कर पाया है कि नॉर्थ अमेरिका के बेस्ट स्कूल में आप कोचिंग कैसे देते हैं, आप मैनेज कैसे करते हैं, आप प्लेयर्स को कैसे आगे डेवलप करते हैं, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाते हैं। हर छोटे छोटे एस्पेक्ट को देखने का, एक्सपीरियंस करने का मुझे मौका मिला है। अब जब मैं वापस इंडिया आया हूँ, ये सब एक्सपीरियंस करके, ये सब सीख करके, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इंडिया टीम को आगे कैसे बढ़ा सकूं, इंडिया टीम को इतनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में कैसे दिलवा सकूं। हालांकि बड़ा मुश्किल काम है, बट दैट्स वेयर माय एफर्ट कम्स इनटू पिक्चर। यही मेरा एफर्ट है कि मैं इंडिया टीम को प्रोफेशनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल कोचिंग, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजिंग, प्रोफेशनल मैनेजमेंट कैसे दिलवा सकता हूँ, कैसे मैं मेरा पार्ट प्ले कर सकता हूँ कि हम इंडिया टीम एज अ होल आगे बढ़ा सकें। That's my representation and that's my ambassadorship for Team India. So हम आपसे ये जानना चाहेंगे विशाल कि आपकी इस जर्नी में आपको किन किन लोगों का आपको सपोर्ट मिलता रहा? मैं काफ़ी फॉर्चुनेट मानता हूँ खुद को कि मुझे हर लेवल पे, चाहे आप ग्रास रूट लेवल कहें या अभी जब मैं इंडिया टीम के लिए काफ़ी बार खेल चुका हूँ और रिप्रेजेंट कर चुका हूँ इंडिया को, कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया हर लेवल पे। जैसे कोच विशाल मोरे सर, संजय पाटिल सर, जिन्होंने मुझे ग्रास रूट लेवल से शुरुआत करवाई, मेरे घर के बाहर मुझे स्केटिंग सिखाते थे। थोड़ी सी फनी बात है, पर मैं मेरे फैमिली को भी मेरा कोच मानता हूँ। जैसे दादी माँ श्रीमती प्रेमा जवाहरानी, उन्होंने एक्चुअली वो थे जिन्होंने पहली बार मेरे स्केट के लेसेस लगाए थे। पर उस तरह मेरे फैमिली ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया हर लेवल पे। जैसे धीरे धीरे मैं आगे स्पीड स्केटिंग करता रहा, वैसे विशाल सर मुझे आगे बढ़ाते रहे। फिर जैसे मैं इनलाइन हॉकी की तरफ चलता गया तो सुनील सिरसाट सर थे जिन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट किया और आगे बढ़ाते गए मुझे। फिर हम जैसे इनलाइन हॉकी इंडिया टीम तक पहुंच गए तो अमित शर्मा सर थे, या हैं अमित शर्मा सर हैं, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और जिन्होंने सही रास्ता दिखाया कि इंडिया टीम तक पहुँचने के बाद आप इंडिया टीम के अंदर ही आप कैसे अपने आप को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने आप को आगे पहुंचा सकते हैं। वैसे उस तरीके से उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिखाया। कोच विली प्रांदिनी जो इटली के हैं और कोच निकोला जो भी इटली के हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी, वो इंडिया टीम के ऑफिशियल कोचेस थे और उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया है आगे बढ़ने में और फाइन डिटेल्स को करेक्ट करने में। देखिए, जब आप बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं तो फाइन डिटेल्स, जो छोटी डिटेल्स होती हैं आपके स्पोर्ट में, वो आपको आगे पीछे कर देती हैं और वो कवर करना बहुत ज़रूरी है, जो कोच विली और कोच निकोला ने मुझे कवर करने में हेल्प की। फिर मैं अमेरिका चला गया, वहाँ पर जो ग्रेट वैली हाई स्कूल का कोचिंग स्टाफ था, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड किया, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था स्पोर्ट में। मुझे उनके डायरेक्शन की, उनकी कोचिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जो उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम लिया, एक्स्ट्रा एफर्ट लिया मेरे पीछे, वो मुझे काफ़ी अच्छा हेल्प कर गया। अमेरिका से जब मैं वापस इंडिया आ गया तो मुझे इंडिया आइस हॉकी में
राह दिखाने वाले मिस्टर जगराज सिंह साहनी सर, उन्होंने मेरे लाइफ में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। उन्हीं की वजह से मैं आइस हॉकी इंडिया में एंटर कर चुका हूँ। वही पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे आइस हॉकी इंडिया की तरफ राह दिखाई। तो उसके बाद आशु सिंह जो आइस स्केट में स्केटिंग कोच हैं, काफ़ी रिफाइंड स्केटिंग कोच हैं, काफ़ी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड स्केटिंग कोच हैं आशु सिंह, जिन्होंने मुझे आइस स्केट, जो गुड़गांव में एक छोटी रिंक है, वहाँ पर मुझे स्केटिंग सिखाकर मुझे प्रिपेयर किया इंडिया टीम के सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए। फिर इंडिया टीम में अमित बेलवाल सर और मुश्ताक गिरी सर, जो कोच और हेड कोच और असिस्टेंट कोच थे, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी डायरेक्शन दिखाई। जो आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर हरजिंदर सिंह जिंदी, उन्होंने बिल्कुल मुझे फैमिली की तरह वेलकम किया। और सिर्फ मुझे ही नहीं, जितने भी आइस हॉकी प्लेयर्स इंडिया में हैं उनको वो फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, ताकि हमें भी एनकरेज फील होता है आइस हॉकी के लिए और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे चलते गए इस जर्नी पे, और जैसे जैसे छोटे छोटे जो स्किल्स को रिफाइन करने की बारी आई, वैसे वैसे एक हाईली स्किल्ड कोचेस और ज़्यादा स्किल्ड कोचेस से हम मिलते गए। ऐसे एक रशियन कोच डेनिस, जो इंडिया टीम के समर कोच थे, उन्होंने मुझे पर्सनली ट्रेनिंग दी आइस स्केट में ही। और मैं काफ़ी रफ से फेज से गुजर रहा था, जो ऑब्वियसली हर एथलीट के लाइफ में एक रफ पैच आता है जहाँ उन्हें लगता है कि ओह, अब मैं इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ, यही मेरा पीक हो गया है। उस पीक को क्रॉस करने के लिए मुझे कोच डेनिस ने काफ़ी मदद की थी। हालांकि वो रशिया में थे, मैक्सिको में थे, वो ट्रैवल करते रहे, पर फ़ोन पर हमेशा मुझसे बात करना, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर मुझे हमेशा सिखाना, मेरे वीडियोस देखना, मेरे ट्रेनिंग सेशंस को कोच करना, वो कोच डेनिस ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। उसके बाद आज, जहाँ सिर्फ आइस पर ही आप मेहनत करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, एक लेवल तक ही आगे बढ़ सकते हैं, बारी आती है ऑफ आइस आप क्या कर रहे हैं, जो जिम में आप कैसी मेहनत कर रहे हैं, जो आप रनिंग में कैसी मेहनत कर रहे हैं, जो आप एक्सरसाइजेस में कैसी मेहनत कर रहे हैं, उनको रेगुलेट करते करते मिस हिमानी त्यागी हैं पुणे की, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ कोच हैं। आज वो मुझे सिखा रही हैं जिम में कैसे मेहनत करना है, और आइस हॉकी में जो एक छोटे डिफरेंस है ऑन दी आइस, वो कैसे अचीव करना है, दैट शी इज़ हेल्पिंग विथ। अभी फाइनली जब मैं इंडिया का एम्बेसडर बनकर कनाडा गया, तो सेंट एंड्रूज कॉलेज के जो कोचिंग स्टाफ है, कोच केविन, कोच ब्रेना, कोच एंड्रू, कोच डेविड मैनिंग, इन सब का काफ़ी बड़ा रोल रहा है मुझे मेरे इस आइस हॉकी स्कल्पचर को थोड़ा सा कार्व करने में, और जो आखिरी जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं उन सबको करेक्ट करने में। तो ये सारे कोचेस को मैं बिल्कुल बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलूँगा। और अगेन मेरी दादी माँ श्रीमती प्रेमा जवाहरानी और मेरी पूरी जवाहरानी फैमिली को मैं हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहूँगा। मुझे पता है मैं जितना भी थैंक यू बोल लूँ उतना कम है, पर अगर मैं मेरा हॉकी करियर किसी को डेडिकेट करना चाहूँगा तो वो है जवाहरानी फैमिली। एक बेहतरीन शख्स का मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो है मिस्टर रॉब ललॉन्डे। ही इज़ द फाउंडर ऑफ बट एंड्स, जो हॉकी वर्ल्ड में, हॉकी दुनिया में एक बहुत अच्छी कंपनी एस्टैब्लिश्ड है। इन्होंने मुझे एक बड़े भाई की तरह, एक मेंटोर की तरह, एक इंस्पिरेशन की तरह गाइड किया, और मेरे इस जर्नी में मेरे साथ चलते रहे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी इंडियन यूथ को? इंडियन यूथ, आई एम एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूथ एज वेल। मैं मेरे दोस्तों को, मेरे जो अंडर क्लासमैन हैं, मेरे जो छोटे छोटे विशाल जवाहरानी हैं जो अभी बड़े हो रहे हैं, अपने कदम रख रहे हैं अपने स्पोर्टिंग जर्नी में या अपने आर्टिस्टिक जर्नी में, मैं उन्हें बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत कीजिए। चैलेंजेस बिल्कुल आएंगे आपको स्टूडेंट बनने में और आर्टिस्ट बनने में और स्पोर्ट्समैन बनने में, बिल्कुल काफ़ी चैलेंजेस आएंगे, पर अगर आप मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, जैसा मेरी दादी माँ ने मुझे किया, आप भी अगर ऐसा करते रहें तो आप 100% सक्सीड करेंगे। बस आपको मेहनत करते रहना है, और क्यों ना चैलेंजेस आए, आप दिखा दीजिए दुनिया को कि इस चैलेंज के साथ आप स्टूडेंट भी बन सकते हैं, आप एथलीट भी बन सकते हैं, आप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। आपकी जो चाह है वो आप कर सकते हैं,
बस मेहनत करते रहिए और हार मत मानिए। बस यही मेरा आज का मैसेज है। और आखिरी में मैं जाने से पहले यही कहना चाहूँगा कि आइस हॉकी इस स्पोर्ट को, इस बेहतरीन स्पोर्ट को मैं काफ़ी अलग पर्सपेक्टिव से देख चुका हूँ। मैं भाग्यशाली रहा हूँ कि मेरे फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं इस स्पोर्ट को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख चुका हूँ, खेल चुका हूँ, सिखा चुका हूँ और आगे बढ़ा चुका हूँ। आप प्लीज़ आइए, एक छोटा सा एफर्ट लीजिए इस स्पोर्ट को देखने में। अगर आपको मज़ा आए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विशाल, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि काफ़ी सारा यूथ इससे काफ़ी मोटिवेट होगा। थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम लोक संवाद। थैंक यू।